नमस्कार मित्रों, मैं नंदन बनारस से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा वीडियो भी जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं लिवर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, उसी की कड़ी में ये भी वीडियो है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक बड़ा ही पर्सनल एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बड़ी कॉमन सी एक समस्या है। जब किसी को इस तरह की कुछ गंभीर बीमारी आ जाती है कि डॉक्टर उसको लिवर ट्रांसप्लांट बोल देते हैं, उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो कंफ्यूजन पैदा होती है, और ये एक बड़ा नेचुरल सा बात है, ये हर किसी के साथ होगा। कंफ्यूज हो जाता है आदमी, क्या करें क्या ना करें। इस स्थिति से आप बाहर आ सकते हैं, और जितना जल्दी आप कंफ्यूजन से बाहर आएंगे उतना आपके पेशेंट के लिए बेहतर होगा। और आज का मेरा वीडियो इसी बारे में है। ये पेशेंट के लिए भी है, और उससे ज़्यादा जो पेशेंट के फैमिली हैं, अटेंडेंट हैं, उनके लिए। होता क्या है, देखिए, इतनी बड़ी बीमारी, उसका इतना कॉम्प्लिकेटेड इलाज, डॉक्टर्स के लिए इतना बड़ा चैलेंज, पेशेंट और उसके फैमिली के ऊपर इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर, पैसे की प्रॉब्लम, हर तरह की दिक्कत। एकाएक डॉक्टर जैसे बोला कि पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, एकाएक पैरों तले ज़मीन खिसक जाए, ऐसी स्थिति आ जाती है। अब उस केस में होता क्या है कि आपका खुद का दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहेगा कि आप इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें आदमी तुरंत लगता है अलग अलग तरीके का ऑप्शन खोजने। एक बहुत कॉमन सी अवधारणा जो हमारे भारतीय समाज में है वो है कि कई लोगों के मुंह से हम सुने कि एलोपैथी में तो लिवर का इलाज ही नहीं है। ये इससे बड़ा हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकता। अगर एलोपैथी में लिवर का इलाज नहीं है तो फिर ये जो पूरी दुनिया भर में जो लिवर के पेशेंट्स हैं भारत के बाहर, उनका इलाज हो कैसे रहा। चाहे भारत में ही जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बेवकूफ़ नहीं है ये। तो ये ना कहें कि लिवर का इलाज एलोपैथी में है ही नहीं, है। और हो रहा इलाज लोगों का, लोगों की जान बच रही है उससे। बहुत लोग ये इस तरीके की कंडीशन आने के बाद उनको अलग अलग लोग सलाह देते हैं, या उनको खुद से सोचते हैं कि अगर हम आयुर्वेद में चले जाएं या होम्योपैथ में चले जाएं, कोई झाड़ा फूका। हम तो ये भी सुने कि पीलिया में लोग कोई तांत्रिक वांत्रिक के पास जाते। कुछ लोग तो हमसे इतना तक बोले कि पीलिया का तो कोई इलाज ही नहीं है, पीलिया तो तांत्रिक के पास जा करके झड़वाना पड़ता, उससे ख़त्म हो जाता वो। ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, और आपके पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। इन सब चीज़ों में जरा भी ना जाएं। रही बात होम्योपैथिक आयुर्वेदिक की, देखिए, ये आयुर्वेद भारत का एंशियंट नॉलेज है, हम सबको गर्व है इस पर। लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। आयुर्वेद आपको इंस्टेंट रिलीफ नहीं दे सकता। आयुर्वेद एक लाइफ स्टाइल है। आयुर्वेद को आप केवल दवाओं तक ही सीमित ना रखें, ये एक लाइफ स्टाइल है, आपको उसको जीना पड़ता है। एक आम धारणा है कि यदि आप आयुर्वेद के हिसाब से जीवन जीते तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन यदि बीमार पड़े तो, और ख़ास करके इस तरीके की जो क्रोनिक डिजीजेज होती हैं, उनमें आयुर्वेद का सहारा आप नहीं ले सकते, होम्योपैथ का सहारा आप नहीं ले सकते। मेरी खुद की बीमारी के समय मैंने बाबा रामदेव के पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में संपर्क किया था अपनी सारी रिपोर्ट्स के साथ, और मुझे वहीं से एक बार में ही उल्टे कदम वापस कर दिया गया था। उनका भी यही कहना था कि मेरी बीमारी जो है वो क्रोनिक स्टेज पे थी,
और यदि आप उनके वेबसाइट पर भी देखें बाबा रामदेव के, तो उस पर साफ साफ लिखा है कि वो क्रोनिक बीमारियों का इलाज नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनकी क्षमता से बाहर की चीज़ है। क्रोनिक बीमारियों में आपको तुरंत रिलीफ चाहिए होता है, और वो अब तक के हिसाब से अंग्रेजी एलोपैथी में ही संभव है। तो ये बात तो आपको दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि अगर आप उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जब आपको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो आपको आयुर्वेद से या होम्योपैथ से कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। ये चीज़ें कंडीशन को और ख़राब करेंगी, ये लिख के रख लें आप। तो इस चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़े। मेरे साथ ऐसा हुआ, आयुर्वेद से तो सीधे वापस कर दिया गया, लेकिन किसी कारणवश, यदि मैं बोलूँ तो मुझे इस बात की पूरी तरीके से जानकारी थी कि होम्योपैथ का भी यही हाल है, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, और मैंने भी होम्योपैथ की दवाइयाँ ली। चोरी छुपे लेते थे, डॉक्टर सीधा मना कर रखे थे एकदम कि किसी भी कंडीशन में होम्योपैथ की दवा नहीं लेनी है, आयुर्वेद की दवा नहीं लेनी है, क्योंकि उनकी दवाइयों के साथ रिएक्शन कर सकता, और दूसरी चीज़ ये उनका ये कहना था कि चीज़ों को और ख़राब कर देगा। लेकिन फिर भी चोरी छुपे हम लेते थे होम्योपैथ की दवा, और उसका नतीजा ये हुआ कि आईसीयू में एडमिट था एक बार मैं, तो डॉक्टर ने बुला के बोला कि अगर घर वाले मिलना चाहते तो बुला के मिलवा दो, शायद आधी घंटा 1 घंटा बचा हुआ पेशेंट के पास, हमारी मशीनें रीडिंग लेना बंद कर दी हैं। ये कंडीशन आ गई थी मेरी। फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने डॉक्टर को बताया कि सर गलती से ही सही, लेकिन पेशेंट होम्योपैथी की दवाइयाँ भी ले रहा था। बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए डॉक्टर, क्योंकि पहले से ही मुझे मना था, फिर भी मैं लेता था दवाइयों को। और लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनको बताने के बाद वो तुरंत जो मेरी दवाइयाँ चल रही थी उसको चेंज किया गया, और उसका रिज़ल्ट वापस आया, और हम आज आपके सामने हैं। नहीं तो उस दिन तो डॉक्टर ने बोला था कि बुला करके घर वालों को मिलवा दो। तो मेरा अपना अनुभव ये रहा कि ये होम्योपैथी और आयुर्वेद की दवाइयाँ, जब आपकी अगर बीमारी क्रोनिक स्टेज में पहुंच चुकी है तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, बिलीव मी, चीज़ों को और ख़राब कर देंगी। तो इसके चक्कर में ना पड़ें। दूसरी चीज़, अलग अलग तरह के विचार आते दिमाग में। शुरू में जब मुझे बोला गया कि आई विल बी नीडिंग लिवर ट्रांसप्लांट, तो मुझे ये लगा कि हो सकता है ये हॉस्पिटल वाले पैसा कमाने के चक्कर में बोल रहे हैं, ऐसा बड़ा महंगा इलाज है। जिस हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी हुई वहाँ ILBS में, वहाँ उनके यहाँ 14.5 लाख रुपए का 28 दिन का पैकेज है, और डोनर के लिए 2 या 2.5 लाख रुपए अलग लगते हैं। और अगर 28 दिन से ज़्यादा आपका स्टे हॉस्पिटल में एक्सटेंड होता है ट्रांसप्लांट के समय, उसके पहले बात का नहीं, तो उसके फिर वो अलग चार्ज करते हैं। तो शुरू में हमको ये भी लगा कि हो सकता है पैसा कमाने का जरिया हो डॉक्टर का। बाकी दूसरे लोगों को भी ये लगता था, क्योंकि जो पेशेंट वहाँ पे थे उनमें से ज़्यादातर लोगों को बोला गया था कि उनको ज़रूरत पड़ सकती है। और मुझे लगता था कि ये क्यों इतने लोगों को बोल रहे हैं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि वो हॉस्पिटल वैसा है ही नहीं कि वहाँ कोई नॉर्मल छोटी मोटी बीमारी के लिए जाएगा। मेरा भी अगर प्रॉब्लम बड़ा नहीं होता तो मैं कभी ILBS नहीं जाता। तो वहाँ जो ज़्यादातर पेशेंट हैं वो उस कंडीशन में है कि उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक ये मेरे दिमाग में रहता था कि यार ये पैसा कमाने का जरिया हो सकता है इनका। जबकि ईमानदारी से बताऊं तो जिस समय मैं बनारस में बीमार पड़ा था मार्च 2020 में, उसी समय डॉक्टर ने BHU में जवाब दे दिया था। खैर यहाँ की तो कहानी अलग है, उसको बाद में ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा। BHU की लापरवाही और डॉक्टर की लापरवाही जो बड़ा भारी पड़ा मेरे ऊपर। लेकिन यहाँ पर भी डॉक्टर ने बोल दिया था शुरू में ही कि केवल एक ही रास्ता है, अर्जेंट ट्रांसप्लांट, नहीं तो पेशेंट ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं दोबारा जब दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ
कोविड के टाइम प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो वहाँ भी डॉक्टर ने यही बोला। इनफैक्ट ये वो दूसरे हॉस्पिटल में तो डॉक्टर आते थे विजिट पर, लेकिन मेरे कमरे में नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था कि पेशेंट में कुछ है ही नहीं। वो लोग बार बार मेरे फैमिली वालों को बोलते थे ले जाओ पेशेंट को। और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि हम लोग यहीं बनारस में ही रुके हुए थे हॉस्पिटल में। और फिर वहाँ जब हम ILBS पहुँचे तो वहाँ भी डॉक्टर जो पहले दिन जब मेरा थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा सुधार हुआ, एटलीस्ट जब होश में आए, क्योंकि ब्लड अमोनिया की वजह से पागलपन में जा चुका था मैं, तो जब दिमाग काम करना शुरू किया और दूसरी टेस्ट वगैरह हुए, मेरा बायोप्सी हुआ, लीवर प्रेशर का टेस्ट हुआ, तो उसके बाद उसी समय डॉक्टर ने बोल दिया था कि केवल एक इलाज है और वो है लीवर ट्रांसप्लांट। और डॉक्टर ने बोला भी कि तुरंत बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। मुझे उस समय 2 से 3 महीने का समय दिया गया था, 3 महीने में करा लो। मेरा उस समय जो MELD स्कोर था वो तकरीबन 24-25 के आसपास था, जबकि 15-16 में ट्रांसप्लांट कर देते हैं और 25-26 में हम वहाँ पहुँचे थे। तो स्थिति बड़ी डैमेज थी मेरी। फिर भी ये आप स्वीकार नहीं कर पाते आसानी से कि इतना बड़ा सर्जरी की आपको ज़रूरत है। तो जानबूझ करके हम भी डिले करते गए और कंडीशन डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती गई। फिर हालत ये हो गई थी कि मेरी तबीयत नॉर्मली ख़राब नहीं रहती थी, या तो सीरियस रहती थी या तो बहुत सीरियस रहती थी। 4.5 महीना से ज़्यादा हम हॉस्पिटल में एडमिट थे लगातार। लगातार का मतलब कि घर पर आए गए वापस, 2-4-5 दिन घर, फिर वापस, इस तरह से। तो ये आज की डेट में जब हम इस चीज़ को सोचते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मेरी गलती थी, बहुत बड़ी भूल थी। जो प्रयास हम बाद में किए, यदि उसको पहले किए होते तो रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त दूसरे तरीके का हो सकता। सबसे बड़ी बात कि पेशेंट को उस तरह का मेंटल और जो फिज़िकल पेन है उससे नहीं जब गुजरना पड़ता, लोग उतना ज़्यादा परेशान नहीं होते। तो ये एक बड़ी आम भूल करते हैं लोग कि चीज़ों को डिले करते रहते हैं। उनको ये लगता है कि फिर हम कभी भी अगर ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी में, पहले दूसरा ऑप्शन देखते हैं, फिर अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत करा लेंगे। देखिए, इतनी बड़ी प्रोसीजर के लिए साधारण सी बात है कि कोई भी जल्दी केवल एक डॉक्टर के बोलने पे इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि यदि आपको डॉक्टर ने लीवर ट्रांसप्लांट बोल दिया तो फिर आपको इस बात को पहले तो सीरियसली लेना चाहिए कि आपको ज़रूरत है, तभी बोले होंगे डॉक्टर। दूसरी चीज़, यदि आप किसी और से ओपिनियन लेना चाहते हैं, सेकंड थर्ड ओपिनियन, यू मस्ट गो फॉर इट। ज़रूर जाइए, ज़रूर 2-4 लोगों से सलाह लीजिए, डॉक्टर से मिलिए, अलग हॉस्पिटल से मिलिए, जिससे भी मिल सकते हैं, एक्सपर्ट से। ज़रूर आपको करना चाहिए, लेकिन डिले नहीं करना चाहिए। फिर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं है कि आप पैसा लेकर के आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा। कुछ नहीं है ऐसा। तमाम तरह के टेस्ट किए जाते हैं रिसिपिएंट पर, डोनर पर। पेशेंट हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए तब लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। ऐसा नहीं कि बीमार पड़ा हुआ है, इन्फेक्शन है बॉडी में और डॉक्टर ट्रांसप्लांट कर देंगे, कुछ नहीं ऐसा। छोटी छोटी इन्फेक्शन, छोटी छोटी बातों पे सर्जरी कैंसिल कर दी जाती है। जिस वक्त मेरा सर्जरी हुआ उसके 2 दिन पहले एक दिल्ली का एक आदमी था, उसका सर्जरी हुआ था। वो 2 बार ऑपरेशन थिएटर में बेड से वापस आया, लास्ट मोमेंट पे उसका पोटेशियम हाई था, सब कुछ ठीक थी, लेकिन पोटेशियम थोड़ा सा हाई था, जिसकी वजह से ऑपरेशन थिएटर में बेड से वापस कर दिए। और जो लीवर ट्रांसप्लांट का जो पेशेंट होता है ना, खास करके जिस कंडीशन में हम थे या जो दूसरा आदमी था, वो डेथ बेड पे थे हम लोग। एक तो चीज़ ये हुई कि आपने समझदारी दिखाई, चीज़ों को समझा, देखा, आपको लगता है ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, अगर वही ऑप्शन है तो आप प्रॉपर तरीक़ा से चले गए उसमें। और दूसरा कंडीशन था मेरे जैसे लोगों का, जो कि बहुत बुरी कंडीशन में आ गए थे, वजह जो भी रही हो, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन में आ गए थे और उसमें आप हर सेकंड मरते हैं। मेरे साथ तो यही था। और उस केस में आप सोचें कि आपको किसी छोटे से इन्फेक्शन के लिए
10 दिन का डिले हो जाए, 10 दिन का समय नहीं होता किसी के पास। तो ये कभी ना सोचिएगा कि पैसा लेके आएंगे तुरंत हो जाएगा। तमाम तरीके के ब्लड टेस्ट, अलग अलग तरीके का आपका पेट का स्कैन, इन्फेक्शंस वगैरह को देखने के लिए, आपके फेफड़ों का टेस्ट, स्कैन, साइकोलॉजिस्ट से क्लियरेंस, अगर कहीं शरीर में दूसरा कोई प्रॉब्लम है तो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना, उसका ट्रीटमेंट, उसका क्लियरेंस। मेरा केस आपको बताएं, मेरे दांत में इधर छोटा सा होल था, एकदम छोटा सा, ना कभी दर्द, ना कभी कोई तरह का प्रॉब्लम, ना कोई सेंसिटिविटी, कुछ नहीं। 15-20 साल से था, केवल छोटा सा एक होल, एक छोटा सा डॉट स्पॉट था ब्लैक कलर का। जिस समय मेरा ट्रांसप्लांट के पहले का वो प्री ट्रांसप्लांट का तैयारी चल रहा था, उसी में मेरे डॉक्टर ने ये नोटिस किया। वो पूछे हमसे क्या है ये, हम बोले सर इसी तरीके से 10-15 साल से कभी कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं होता। बोले ठीक है, डेंटल क्लियरेंस लो। डेंटिस्ट है डॉक्टर, वो देखिए, वो बोले कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इसका तुम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लो और क्लियरेंस हो जाएगा। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए मेरे को तैयारी नहीं होता था करने के लिए। कोई डेंटिस्ट, ILBS में ऐसी सुविधा थी नहीं, उनके पास डेंटिस्ट हैं लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की सुविधा नहीं थी, तो वो बोले बाहर करा लो। बाहर किसी डेंटिस्ट के पास जाते कोई करने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि मेरा PTINR लेवल इतना ज़्यादा था कि वो जो डेंटिस्ट थे वो देखते थे रिपोर्ट्स, वो हमको छूने को तैयार नहीं होते थे। वो बोलते थे कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, कहीं से ब्लीड हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो कोई डेंटिस्ट मेरा डेंटल ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं होता था, जिसकी वजह से मेरा ट्रांसप्लांट 1.5 महीने डिले हुआ। आप सोच सकते हैं कि जिस आदमी का PTINR लेवल 11 है, बिलरुबिन 25 से ऊपर चल रहा, रेगुलर, एंड स्टेज लीवर डिजीज में है, जिसको लीवर के डॉक्टर खुद ट्रीटमेंट नहीं देते थे। मुझे मेरे डॉक्टर लीवर के हॉस्पिटल में बोलते थे जाके प्लाज्मा ले लो। डे केयर में जाता था मैं, वहाँ का डॉक्टर बोलते थे कि मैं आपको अपने सेटिंग में प्लाज्मा नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी तबीयत इतनी ख़राब है कि कभी भी कुछ हो जाएगा। आपके लिए विशेष मशीनें चाहिए, आप इमरजेंसी में जाइए, या फिर आपको HD वगैरह में जा करके वहाँ पे ये प्लाज्मा ले सकते हैं आप। उस कंडीशन में मेरा 1.5 महीने डिले हुआ था, केवल डेंटल क्लियरेंस लेने के लिए। कोई डेंटिस्ट ये करना नहीं चाहता था। फिर फाइनली मेरे हॉस्पिटल ने सजेस्ट किया कि मुझे किसी ऐसे हॉस्पिटल जाना चाहिए जहाँ लीवर का भी इलाज होता हो, बड़ा हॉस्पिटल, और डेंटिस्ट भी हो। तो फिर मैं मैक्स साकेत में गया और वहाँ से मुझे क्लियरेंस मिला। और उसके पहले मैंने अपना ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक दूसरे डॉक्टर से उनके प्राइवेट क्लिनिक में नोएडा में करवाया था। तो कहने का ये मतलब है कि एक छोटी सी चीज, छोटी सी, बहुत छोटा सा माइनर सा इन्फेक्शन, कुछ भी आपका पूरा प्रोसेस डिले कर सकता है। तो ये तो कभी सोचिएगा भी मत कि हम एकाएक पैसा लेकर के आपके पास पैसा है तो हो जाएगा, नहीं। जब तक पूरी तरीके से क्लियरेंस नहीं होगा आपके पेशेंट का, वो डॉक्टर अगले 6-7 महीने, साल भर के लिए प्लानिंग करते हैं कि किसी तरीके का नया इन्फेक्शन ना आए, क्योंकि ट्रांसप्लांट होने के बाद शरीर इतना ज़्यादा वीक हो जाता है, इतना ज़्यादा वीक हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा डाउन होगा। एक नया ऑर्गन लगा है बॉडी में, डॉक्टर आपको नया कोई थेरेपी, नया इलाज नहीं करना चाहते, एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहते। पता चला कि अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, कोई दूसरा इन्फेक्शन आ गया जो आपकी बॉडी में पहले से था, तो वो आपके सर्जरी तक को ख़राब कर सकता, और फिर उस केस में ट्रीटमेंट कोई भी नया दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से डॉक्टर चाहते हैं कि आपकी बॉडी में किसी तरीके का कोई पुराना इन्फेक्शन ना हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसको आपको केयर करना है कि डिले ना करें। डिले करने का मतलब आपका पेशेंट जो फिजिकल जो पेन में जा रहा लगातार, आप अंदाज नहीं लगा सकते ट्रीटमेंट के समय। अगर बीमारी लंबे दिन तक है, ट्रांसप्लांट लंबे दिन तक टला, जो मेरे केस में हुआ, कितना इंजेक्शन, सुबह सुबह इंजेक्शन, दिन में इंजेक्शन, रात में इंजेक्शन, दोपहर में इंजेक्शन, कभी इधर, नसें खराब हो गई, ये इतना हिस्सा यहाँ से इधर पूरा, ये सब इतना मोटा ब्लड जमा हुआ था, ब्लू कलर एकदम खत्म। इसमें कैनुला नहीं लग सकता था। सेम कंडीशन इधर, ये पूरा खराब, कैनुला नहीं लग पाता था।
इतना मोटा एकदम डार्क ब्लू हो गया था सब। यहाँ पे इधर इधर कैनुला लगाते थे, नसें खराब हो गई थी पूरी, ये सब कहीं कैनुला नहीं लग सकता था। फिर इधर डालना शुरू किए, इधर डालते थे कैनुला, सेंट्रल लाइन डाल के काम करते थे कि थोड़ा दिन ज़्यादा चले। अलग अलग तरीके की दवाइयाँ बड़ा दर्द करती हैं, मैग्नीशियम पोटेशियम जब वो आईवी फ्लूइड के माध्यम से देते हैं बहुत दर्द, पोटेशियम तो जान निकाल दे इतना दर्द। तो ये सब जो फिजिकल पेन में पेशेंट जाता झूठ मूठ का, अंततः आपका इलाज वही होना है लिवर ट्रांसप्लांट, लेकिन उसके लिए झूठ मूठ का पेशेंट स्ट्रगल कर रहा, इतना सब फिजिकल पेन, मेंटल स्ट्रेस आप अंदाज नहीं लगा सकते पेशेंट किस कंडीशन में होता है। और एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है, जितना डिले होगा बॉडी का जो मसल मास है वो खत्म होने लगता, आपकी जो मसल्स हैं बॉडी के वीक हो जाएंगे, लूज हो जाएगा बॉडी। ये सब कुछ जैसे अभी भी मेरा है प्रॉब्लम में, इतना लूज नहीं था, जैसे ये पकड़ के ऐसे करते ना, ये इतना लटक जाता था मेरा, जिससे लगता था कि हड्डी पे बस ये चमड़ी है, ऐसे पकड़ के खींचने पे नीचे लटक जाता था, मसल्स गल रहे थे, खत्म हो रहा था। क्योंकि होता क्या है कि जब आपका लिवर फंक्शन नहीं करता प्रॉपरली, वो प्रॉपर एनर्जी नहीं बना पाता, और आपकी बॉडी को काम करने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो जब एनर्जी आपकी लिवर नहीं सपोर्ट कर पाएगा तो आपकी बॉडी आपको खाना शुरू करती है, उसमें आपका मसल लॉस होता। जैसे जब हम कहीं बैठते थे तो मेरी थाइज जो थी, जैसे नॉर्मली ये गोल शेप, लेकिन जैसे हम बैठे मेरी थाइज जो थी गोल के बजाय ऐसा फ्लैट हो जाता था, टाइटनेस नहीं था मसल में, जान नहीं थी एकदम। और इसका इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ट्रांसप्लांट के टाइम और पोस्ट ट्रांसप्लांट रिकवरी में कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। मसल्स का होना बहुत जरूरी, इस वजह से प्री ट्रांसप्लांट भी, ट्रांसप्लांट के पहले भी डॉक्टर बोलते हैं कि अगर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते तो करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में एनफ मसल्स होने चाहिए, तो आपको पोस्ट ट्रांसप्लांट रिकवरी के समय वो मदद करता। नहीं तो फिर जान तो उसी तरीके से एकदम निकल जाती पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद। मैं अगर गलती से बैठ गया तो उठ नहीं पाता था महीनों तक। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा वीक हो जाता शरीर। मुझे याद है ट्रांसप्लांट के बाद जब मैं आईसीयू से डीलक्स में शिफ्ट हुआ था वार्ड में, और जब पहली बार वो फूड पाइप निकाल दिए थे, खाना देने वाली नली, पहली बार मुझे दिया गया था खाना खाने के लिए, रोटी दाल चावल सब्जी। विश्वास मानिए ये दोनों हाथ से मिला करके रोटी नहीं टूटी थी हमसे, रोटी नहीं तोड़ पाया था मैं, इस तरह से इतना वीक हो जाता शरीर। और इन सब जगहों पर मसल्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती है बॉडी में आपके पोस्ट ट्रांसप्लांट रिकवरी में, तो डिले ना करें। कुल मिला जुला के मुद्दा मेरे कहने का यही है, अगर डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बोला है, आपको सेकंड ओपिनियन लेना है, थर्ड ओपिनियन लेना है, लीजिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है ईमानदारी से भी ट्रांसप्लांट करवाना है, इलाज करवाना है, तो फिर आपको उसमें डिले नहीं करना है। अपने डॉक्टर का बात मानिए और उस प्रोसेस में जो आगे बढ़ना बढ़िए, क्योंकि बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पेशेंट का सारा क्लियरेंस, सारा टेस्ट, डोनर का सारा क्लियरेंस, सारा टेस्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं। उसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी जो है उससे एक अप्रूवल चाहिए होता है, वो आपके हॉस्पिटल में होते हैं लोग, वो देंगे। उसके बाद आपका जो स्टेट का जो हाई कोर्ट है उनसे ऑर्डर पास कराना पड़ता, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए। बेसिकली गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, इलीगल जो ये ट्रेडिंग होने लगी थी, ऑर्गन ट्रेडिंग इंडिया में, उसको लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट नियम है, भाग नहीं सकते आप कहीं इन चीज़ों से। और ये सारा टाइम कंज्यूमिंग है और पेशेंट के पास समय बड़ा कम होता है। इस वजह से ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि यदि ज़रूरत पड़ती है ट्रांसप्लांट की तो डिले नहीं करना है। और जो अल्टरनेटिव मेडिसिन जो चलती हैं आयुर्वेद और होम्योपैथ, बेटर अवॉइड इट। ये क्रोनिक स्टेज में ये चीज़ें काम नहीं करती। वो खुद आप बाबा रामदेव के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, उनके वेबसाइट पे भी लिखा है, मेरा फाइल वापस कर दिए थे वो लोग। तो
इन चीज़ों को अवॉइड करें। कोई झाड़ा फूका कुछ नहीं। एक पेशेंट थे, 2 लोगों को हम जानते इस तरीके का जो गुजर गया। एक पेशेंट था, उसको पीलिया था बहुत ज़बरदस्त, उसको कैंसर हो गया था लीवर में, और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। 25-26 साल का लड़का, उसको निकाल के उसके घर वाले ले गए, और कोई दिल्ली में कोई वो लाल किला के पास कोई शनि देव का मंदिर के पास कुछ कोई है जो देता चाय वाय बिस्किट विस्किट कुछ पाउडर मिला के, उसके पास लेके गए थे। और वो उसका ट्रीटमेंट किए भी, 2-4 डोज उसकी दवाइयाँ खाए, इतना ज़्यादा पेट में पानी भरने लगा, दोबारा से हॉस्पिटल लेके आए, दूसरे दिन वो ख़त्म हो गया पेशेंट। इसी तरीके से मेरे साथ में एक एडमिट होते थे पेशेंट, सासाराम का था, वो ठीक हो रहा था, उसको भी पी लिया था, उसको भी डॉक्टर ट्रांसप्लांट के लिए बोले थे अभी, तो ठीक हो रहा था वो, लेकिन किसी वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी दवा दिए, उसका बिलिरुबिन लेवल तो 14 से 4 आ गया 4-5 दिन में, लेकिन दोबारा से पानी इतना ज़्यादा भरना शुरू हुआ। सासाराम से वो बनारस आया वापस यहाँ हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, यहाँ हॉस्पिटल में उसको टाइपिंग करके पानी निकाले तो उसी बीच में ख़त्म हो गया वो। तो ये कंडीशन आ सकती है, इसलिए इन चीज़ों को बेहतर कोशिश करें कि ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो। जो आपके डॉक्टर बोले हैं वही मानना है, और वही ईमानदारी से इलाज है भी। और ये भी बता दें आपको कि डॉक्टर आपका ज़बरदस्ती ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहता। जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है अपने ऑर्गन को बचाना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण डॉक्टर के लिए बड़ा मेहनत का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है ये। मैं खुद एक केस जानता हूँ, सीतामढ़ी का एक लड़का था, जिस समय हम एडमिट थे हॉस्पिटल में, ये शायद मई-जून 2020 की बात रही होगी। वो पेशेंट आया था, बड़ी बुरी कंडीशन में था, वो खून की उल्टियाँ हो रही थी, हेपेटाइटिस था उसको। वो लोग घर से निकले थे लखनऊ जाने के लिए, लेकिन फिर बीच में उनको लगा कि चलते हैं दिल्ली, और वो ILBS आए थे। वो लड़के को देखे थे हम, खून की उल्टियाँ कर रहा था और बड़ी बुरी कंडीशन थी उसकी। डॉक्टर उसको बोले कि इसको ट्रांसप्लांट का ज़रूरत पड़ेगा। उसके घर वाले तैयार हो गए, वो बड़ा एक्टिव थे सब, वो तुरंत का तुरंत डोनर तैयार, उसकी माताजी डोनर थी, और वो सारा उनका टेस्ट वगैरह होना शुरू हुआ। लेकिन चमत्कार हुआ कि उसके रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस आना शुरू हुए उस ट्रीटमेंट के बाद। उसका भी प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी हुआ था, और जैसे रिपोर्ट्स में चेंजेस आना शुरू हुई, डॉक्टर ने होल्ड कर दिया, बोले कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, हम जरा इसको और किसी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे रख के देखना चाहते हैं, कि क्योंकि रिपोर्ट्स में इसके चेंजेस आ रहे हैं, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका फिर से रिपोर्ट ख़राब होना शुरू हो गया 1 महीने बाद, और फाइनली उसको ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। तो कहने का ये मतलब है कि डॉक्टर ज़बरदस्ती आपको नहीं बोलती ट्रांसप्लांट कराइए, आपसे ज़्यादा मेहनत उनको है उसको करने में। तो ये ना सोचें, खास करके खैर जिस हॉस्पिटल में हम थे ILBS में, बाकी दूसरी जगहों पे मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा बड़ा बुरा अनुभव था मैक्स साकेत में। एक रात के लिए मैं वहाँ भी एडमिट हुआ था, उसके बारे में कई बात करेंगे दूसरे वीडियो में। लेकिन ILBS में तो कम से कम ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। इतने दिनों तक इलाज में थे हम, कभी हमको इस तरीके का नहीं लगा कि वो मेरे साथ किसी तरह का चीटिंग करना चाहते थे। जो मुझसे पहले दिन बोला गया था अंततः वही सत्य हुआ, और वही मैंने दूसरों के साथ भी देखा। तो इसलिए अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो पेशेंट को कष्ट से बचाइए, और मेंटल और ये फिजिकल जो स्ट्रेस है उससे बचा सकते। सबसे बड़ी बात, अगर समय पे सही इलाज हुआ तो उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन हो सकता। नहीं तो एक समय के बाद आप लीवर का इन्फेक्शन बाहर निकलेगा लीवर से, तो सबसे पहले किडनीज को प्रभावित करता, उसके बाद वो अलग अलग ऑर्गन्स को प्रभावित करने लगता, और पता नहीं चलेगा कब आदमी मल्टी ऑर्गन फेल्योर में चला गया, और ऐसा केस में मृत्यु हो सकती है। तो फिर होता क्या है कि गए तो थे लीवर का इलाज कराने, और फिर मालूम चला कि किडनी में भी इन्फेक्शन आ गया। अभी पहले किडनी मैनेज करो, फिर आंतों में इन्फेक्शन आ गया उसको मैनेज करो, पेनक्रियाज मैनेज करो, स्प्लीन मैनेज करो, फिर सब जगह इन्फेक्शन आ जाएगा, और वो मल्टी ऑर्गन फेल्योर में भी जा सकता है आदमी। इस तरीके का केस भी हम जानते हैं। मेरे साथ में एक पेशेंट थे एडमिट, उनके साथ ही हुआ था। तो इसलिए अगर डॉक्टर बोले सही समय पे सही इलाज जरूरी है, और इसको डिले नहीं करना चाहिए। जितना सही समय पे ट्रीटमेंट होगा उतना बेहतर रिकवरी होगी, और रिकवरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस कंडीशन में चला जाता बॉडी, नया ऑर्गन लगा, आपका बॉडी आपका इम्यून सिस्टम खुद उसको रिजेक्ट करना चाहता है, जिसकी वजह से इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती हैं। बड़ा एक समझ लीजिए कि एक नया जन्म होता ट्रांसप्लांट के बाद, जिसे एक नए बच्चे को पालना पोसना पड़ता है ना,
उस तरीके से शुरुआत के कुछ दिनों तक केयर करना पड़ता पेशेंट का। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसको आसानी से नहीं लेना चाहिए। और ज़रूरत पड़ी है अगर ट्रांसप्लांट की, डॉक्टर ने बोला है, और यदि आपकी इच्छा है, ईमानदारी से अगर इच्छा है, तो फिर डिले ना करें, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। पेशेंट के प्रति अटेंडेंट्स जो हैं, फैमिली, दो चीज़ ध्यान रखिए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव, साइंटिफिक अप्रोच और ह्यूमैनिटेरियन आपका बिहेवियर, ये रिजल्ट को ड्रामेटिकली चेंज कर सकता है पूरी तरह से। साइंटिफिक अप्रोच जब मैं बोलूँ, डॉक्टर्स की बात मानना, अपने और गूगल बाबा को थोड़ा दिमाग कम लगाइए, जानिए, जरूरी है, डॉक्टर से डिस्कशन करिए रोग के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, सब कुछ अपने से भी पढ़ें, गूगल वगैरह सब कुछ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश ना कर दें, या डॉक्टर का विरोध ना करें। ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर मतलब कि पेशेंट देखिए बहुत पहले से स्ट्रेस में होता, अभी उसको टेंशन देना, किसी भी तरीके से स्ट्रेस में डालना अवॉइड करिए। ट्राई टू कीप हिम हैप्पी, बातों से बहला सकते हैं इधर उधर से, इस बारे में बात करूंगा एक और वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कई इस तरीके का अनुभव जो शेयर करना चाहता हूँ। तो खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मेरे इस अनुभव से आप लोगों को कुछ मदद मिलेगी। बाकी यदि अगर आप मुझसे बात करना चाहें फ़ोन से या किसी तरीके से, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट शेयर करूंगा, उससे संपर्क कर सकते हैं आप। मुझे कुछ पैसा रुपया इस तरीके का नहीं चाहिए, जस्ट केवल उस कंडीशन से गुजरे हैं हम, इस वजह से हम चाहते हैं कि दूसरा कोई व्यक्ति उस कंडीशन से ना गुजरे, और किसी के साथ भी जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट हो सकता है वो हो। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अपने लिवर ट्रांसप्लांट से संबंधित किसी दूसरे टॉपिक पर। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्री ट्रांसप्लांट जो टेस्ट वगैरह और फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके बारे में। तो तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।